This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase scanner published by Shuchita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. Hey guys, what's up? आज we'll be studying a very important chapter called Measures of Central Tendency and Dispersion. This chapter covers 15 marks of your paper, कम से कम. In fact, पिछले अटेम्प्ट में तो मेरे ख्याल से 17 मार्क्स का आया था. तो it's a very important chapter and it's a very simple chapter. ठीक है, तो आओ देखते हैं. ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट नो द टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा. डेटा को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है उसके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है. उसके बाद ही हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन को स्टार्ट कर पाएंगे. राइट, तो आइए जल्दी से देखते हैं व्हाट इज कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा, हाउ डू वी कैटेगराइज डेटा. तो डेटा कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज. एक होता है आपका अनक्लासिफाइड डेटा जिसको आप इंडिविजुअल सीरीज बोलते हो. एक होता है आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी दो चीजें आती हैं. एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और दूसरी होती है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज में भी या तो वो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज होगी या तो वो आपकी इंक्लूसिव सीरीज होगी. हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है. इंडिविजुअल सीरीज इज वेरी सिंपल. सपोज आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स को मैथ्स के कुछ मार्क्स मिले हैं आपको, तो आपने एक बेसिकली लिस्ट बनाई है कि अच्छा स्टूडेंट नंबर 1 तुम्हें कितने मिले, स्टूडेंट नंबर 2 तुम्हें कितने मिले, स्टूडेंट नंबर 3 तुम्हें कितने मिले एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगर आप एक एक स्टूडेंट के मार्क्स सामने लिख रहे हो और उसकी एक लिस्ट बना रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज. क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को देख रहे हो, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए आप उस पे फोकस कर रहे हो. तो दिस इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो आप. सपोज देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन क्लास एंड दे रिसीव्ड मार्क्स फॉर द मैथमेटिक्स पेपर हेल्ड रिसेंटली. यू मेक अ लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मार्क्स दैट एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड. तो स्टूडेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स में 55 65 75 एंड सो ऑन. राइट, तो यहां पर आपका एक वेरिएबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क्स. ठीक है, यहां पर जो मार्क्स है वो आपका वेरिएबल है. राइट, तो दिस सीरीज इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज. इज ओनली वन वेरिएबल इन दिस सीरीज. इन द अबव एग्जांपल द वेरिएबल इज मार्क्स. राइट, अब बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट सीरीज की. डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि आपने मार्क्स देखे, आपने क्या किया, सपोज आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए एग्जैक्टली 50, कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए एग्जैक्टली 70, कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए एग्जैक्टली 80. राइट, सो व्हाट यू डू इज कि आपने मार्क्स की एक लिस्ट बनाई 50 60 70 80 90 95 और आपने उसके सामने लिखा कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 आए हैं. ठीक है, तो इसमें इस टेबल में अगर हम लोग देखें तो 50 मार्क्स आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स के आए हैं. राइट, अगर आप एक एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल लिस्ट बनाते तो ये बहुत लंबा हो जाता, इसलिए उसको छोटा करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. राइट, वी हैव वेरी लिटिल ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस वेरिएबल नोन एज मार्क्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सिर्फ 6 ऑब्जर्वेशंस है. एक ऑब्जर्वेशन है 50 60 70 80 90 95. राइट, वी हैव 6 बेसिकली वी हैव 6 कैटेगरीज ऑफ मार्क्स, 6 टाइप्स ऑफ मार्क्स जो कि आपके 100 स्टूडेंट्स के आए हैं. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक एक स्टूडेंट और उसके सामने उसके इंडिविजुअल मार्क्स, व्हाट यू कैन डू इज आपने लिखा 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 40 स्टूडेंट्स के आए. 60 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 10 स्टूडेंट्स के आए. 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 10 स्टूडेंट्स के आए. राइट, तो मार्क्स आपके हो गए वेरिएबल्स और उसके सामने जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आए उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. Right, so this type of series is known as discrete series. It comprises of a variable and frequency. In the above example, marks is variable and number of students is a frequency. Right? अब इस वाले में तो बहुत आसान था कि चलो 50 60 70 80 90 या 95 ये मार्क्स आए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. प्रैक्टिकली कैसा होता है, किसी के 2 आएंगे, किसी के 3 आएंगे, किसी के 5 आएंगे, किसी के 15 आएंगे, किसी के 20 आएंगे, किसी के 25 आएंगे, किसी के 35 आएंगे, किसी के 37 आएंगे. इस तरह से ही मार्क्स आते हैं रियल लाइफ में. हम अब क्या करेंगे, हम ग्रुप्स बनाएंगे मार्क्स के. हम क्या करेंगे, मार्क्स के ग्रुप्स बनाएंगे कि अच्छा 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के आए. लेट्स से 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए. ठीक है, 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो सपोज 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 10 से 20 के बीच में. इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज. क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज. देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है यहां पर.
मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक, 0 से 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 11 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 21 से 30 के बीच में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ऐसी सीरीज अगर होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, राइट। इंडिविजुअल सीरीज एक एक स्टूडेंट के आगे उसके इंडिविजुअल मार्क्स लिखने हैं। डिस्क्रीट सीरीज आपने मार्क्स की कैटेगरीज बनाई, मार्क्स के मतलब मार्क्स आपने लिखे, उसके सामने आपने लिखा कि कितने स्टूडेंट्स को उतने मार्क्स मिले हैं, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज आपने मार्क्स के क्लास इंटरवल्स बनाए, ठीक है, आपने मार्क्स के क्लास इंटरवल्स बनाए, मतलब ग्रुप्स बनाए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन, और उसके सामने आपने लिखा कि कितने कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब कंटिन्यूअस सीरीज दो तरह की होती हैं। कंटिन्यूअस सीरीज दो तरह की होती हैं, एक तो होती है आपकी इंक्लूसिव सीरीज और दूसरी होती है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। ये जो यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव कैसे कि 0 से 10 के बीच में आया आपके, और जो नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो रही है वो 11 से शुरू हो रही है, मतलब 10 के बाद वाले नंबर से शुरू हो रही है, राइट। उसके बाद वाली जो कैटेगरी है वो 21 से शुरू हो रही है। 11 से 20 की एक क्लास है, 11 से 20 की ये वाली क्लास है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो शुरू हो रहा है वो 21 से शुरू हो रहा है, फिर ये 21 से 30 एक क्लास है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल आपका 31 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है वो पिछली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट से एक ज्यादा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। अगर सेम आ जाता है तो वो हो जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। जल्दी से देख लो एक बार, एक्सक्लूसिव सीरीज ये है, देखो 0 से 10, अब 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, राइट। आपका जो इस वाली क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है 10, वो ही नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, ठीक। सिमिलरली इस वाली क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो ही नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, और इंक्लूसिव सीरीज ऐसी होती है 0 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये था सर हम लोगों का कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई इंक्लूसिव सीरीज है और उसे आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो आपके पास ये इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। अब आपको क्या करना है, देखो इसका लोअर लिमिट क्या है 11 और इसकी अपर लिमिट क्या है 10। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1, राइट। 11 माइनस 10 इज 1। इसको आप डिवाइड करो 2 से, तो 1/2 आपका क्या आ जाएगा, हाफ आ गया। देखो 0 से 10, फिर 11 से 20, राइट। 11 माइनस 10 इज दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और पहली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, राइट। दूसरी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट माइनस पहली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 क्या आया, 0.5 आया। अब आपको क्या करना है, 0 में से 0.5 माइनस करो, 0 में से 0.5 माइनस करो और 10 में 0.5 प्लस करो, 10 में 0.5 प्लस करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 0.5 से लेकर 10.5, यही हो जाएगा। 0 में से 0.5 माइनस करना है और 10 में 0.5 जोड़ना है। सिमिलरली यहां पर 11 में से 0.5 माइनस करना है, 11 में से 0.5 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 10.5, और 20 में 0.5 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 20.5। फिर 21 में से 0.5 माइनस करना है, क्या हो जाएगा 20.5, और 30 में 0.5 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 30.5। सिमिलरली 31 में 0.5 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 30.5, और 40 में 0.5 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 40.5। देखो जो आपकी इंक्लूसिव सीरीज थी वो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गई है। -0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5। तो इस तरह से कोई भी अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज है उसको आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जो भी आया उसको हर क्लास की लोअर लिमिट से माइनस करना है, हर क्लास की अपर लिमिट में ऐड करना है। अब हम लोग देखते हैं सर कि क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
ठीक, सपोज ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके सामने यहाँ पर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 24654, राइट। अब हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है अभी मैं पहले कर लेता हूँ, उसके बाद साथ में समझाता हूँ, राइट। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी दैट इज 2, राइट। अब सेकेंड क्लास इंटरवल का देखो, 10 से 20 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, तो 4 है ही, प्लस इससे पिछले वाली मतलब 2, तो 4 + 2 हो गया आपका 6, ये हो गया 4 + 2, ये आ गया आपका 6, ठीक। नेक्स्ट में क्या होगा 20 से 30, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, क्यूम्युलेटिव क्या होगी ये 6 प्लस ये 4 प्लस ये 2, तो 6 + 4 इज 10, 10 + 2 इज 12, तो 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 12, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5 + 6 + 4 + 2, तो ये होगा आपका 2 + 4 + 6 + 5 इज इक्वल टू 17, ठीक है। ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसी भी क्लास की अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में आप जोड़ दोगे पुरानी सारी फ्रीक्वेंसीज, आप इसकी फ्रीक्वेंसी में पुरानी सारी फ्रीक्वेंसीज जोड़ दोगे, राइट। अच्छा, इसको करने का एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका, एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो ये है कि सपोज आपको यहां की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 6 + 4 + 2, लेकिन सर ये 4 + 2 तो ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है ना 6, ये जो आपकी प्रीवियस क्लास इंटरवल तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो आपके पास यहां पर ऑलरेडी है 6, वो तो आपके पास यहां पर ऑलरेडी दी हुई है 6। तो आपको अगर इस क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप सिंपली इस वाले 6 में ये वाला 6 ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। फिर आपको इस क्लास इंटरवल की निकालनी है तो आप सिंपली इस 5 में ये 12 ऐड कर दो, तो आपका आ जाएगा 17, ठीक। इधर निकालनी है तो 17 प्लस दिस 4, तो 17, 18, 19, 20, 21, ये हो गया। तो आपको हर बार पुरानी इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सिंपली इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को पिछली क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जोड़ दोगे तो आपकी इस क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक। अब सिचुएशन उल्टी देखो, आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, सपोज आपके पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और ये वाला कॉलम आपके पास दिया ही नहीं है, उसको मैं कर देता हूं डिलीट, ठीक, इसे मैं कर देता हूं डिलीट। अब आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो क्या आप निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 12, इससे पिछले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो सर 12 - 6 करके आपकी सिर्फ इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नंबर सेम हो गए, मैं दूसरी क्लास इंटरवल ले लेता हूं 30 से 40, आपको 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 दी हुई है, ठीक, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपके पास इससे पिछली क्लास इंटरवल की भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक। आप सिंपली 17 में से 12 माइनस कर दो तो आपके 30 से 40 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, राइट। देखो 17 में से आप 12 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 5, राइट। तो अगर आपको किसी भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है when cumulative frequencies are given, all you have to do is subtract the cumulative frequency of the preceding class interval from the cumulative frequency of the required class interval, ठीक। 40 से 50 की आपको फ्रीक्वेंसी जाननी है, आप 21 - 17 कर दो, 4 आ जाएगा, सिंपल। अब सर हम लोग अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है मीन या अरिथमेटिक मीन। ये आप लोग बचपन से करते आ रहे हो बाय द नेम ऑफ सिंपल एवरेज। इसमें कुछ नहीं होता है, इसको आप x बार से डिनोट करते हो और इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x अपॉन n, ठीक है, वेयर समेशन ऑफ x इज व्हाट द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, summation of x is sum of all the observations and n is the total number of observations. For example, अगर आपको 1, 2, 3, 4 और 5 का अरिथमेटिक मीन निकालना है, मतलब आपको सिंपल एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन सारे टर्म्स का टोटल लोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, डिवाइड कर दोगे बाय द नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर्स हैं 5 नंबर्स हैं, तो आपका मीन आ जाएगा। तो इसको अगर आपको करना है तो आप लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। और यही चीज जो होती है ये होती है समेशन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सिग्मा एक्स, इसी को बोलते हैं समेशन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, और यहां पर आ जाएगा आपका 5, ठीक।
तो ये है सर अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट। इसमें अब आप करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 5 आपका आंसर आ गया 3। आइए सर पेज 3.758 क्वेश्चन नंबर 118, पेज 3.758 क्वेश्चन 118। If the mean value of 7 numbers 7, 9, 12, x, 4, 11 and 5 ये आपके 7 नंबर्स हैं, इनकी मीन वैल्यू है 9, देन द मिसिंग नंबर x विल बी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। आप क्या करो, आप पहले जितने भी आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं उनको आप सबको ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा 7 + 9 + 12 + 4 + 11 + 5 ये हो गया 48। ठीक है, x को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स थे उन सबको मैंने जोड़ लिया है, तो ये आ गया आपका 48। अब 48 में जब आप x जोड़ोगे, 48 + x डिवाइडेड बाई 7, 48 + x डिवाइडेड बाई 7 आपका 9 आना चाहिए। ठीक है, मीन यही होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस में एक ऑब्जर्वेशन आपकी मिसिंग है x, आपने बाकी सबका सम टोटल कर लिया, वो 48 आ गया। 48 + x अपॉन 9, सॉरी हाँ अपॉन 7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक एक ऑप्शन उठा के देखते हैं, x की जगह पर एक एक ऑप्शन उठा के देखते हैं। अगर हमारा मीन 9 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। राइट, ये है 48 + 13 डिवाइडेड बाई 7, नहीं 9 नहीं आया, 9 नहीं आया। ठीक, ऑप्शन भी देखते हैं, 48 + 14 डिवाइडेड बाई 7 ये भी 9 नहीं आया। 48 + 15 डिवाइडेड बाई 7 ये आ गया 9, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। अब आइए सर पेज 3.721 क्वेश्चन नंबर 36, पेज 3.721 क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन देखो, the average salary of 50 men was 80 rupees, but it was found that salary of 2 of them were 46 and 28, which was wrongly taken as 64 and 82. The revised average salary is, average salary मतलब मीन के बारे में बात कर रहा है। मीन का ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको हम लोग समेशन x से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारे पास मीन दिया हुआ है, मीन इज 80 रुपीज, तो 80 अपॉन हमें समेशन x नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमें समेशन x नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है 50, बिकॉज 50 मैन की एवरेज सैलरी निकाली गई है। इसको यूज करके हम समेशन x बहुत आराम से निकाल सकते हैं, इसको यूज करके हम समेशन x बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 80 × 50 ये हो गया आपका 80 × 50 विच कम्स टू 4000। ठीक है, बट दिस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस 46 और 28 थे, जिसकी जगह पर इसने गलती से इनको 64 और 82 ले लिया था। तो अगर हमारे पास करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाए तो हम लोग करेक्ट एवरेज सैलरी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, ये हो गया आपका इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमें करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना है। ठीक है, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, ये जो इनकरेक्ट है इसमें से जो ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं 64 और 82 इनको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो 64, माइनस कर दो 82, और इसकी जगह पर जो करेक्ट हैं 46 और 28 इनको ऐड कर दो, प्लस 46 प्लस 28। अब देखो क्या आता है आपका, 4000 माइनस 64 माइनस 82 प्लस 46 प्लस 28 इज इक्वल टू 3928। 3928 आपका करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आया हुआ है। ठीक है, अब आप मीन बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 3928 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 50। तो कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर दो 50 से, आपका आंसर आ जाएगा 78.56। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आइए सर पेज 3.734 क्वेश्चन नंबर 65, पेज 3.734 क्वेश्चन 65। The mean salary of a group of 50 persons is 5850. Later on, it is discovered that the salary of one employee has been wrongly taken as 8,000 instead of 7,800. The corrected mean salary is, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमारी मीन सैलरी कितनी है 5850, तो मीन हमारा कितना है 5850। ठीक है, हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन में नहीं पता है, तो आ जाओ उसको निकालते हैं। हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 50, तो 50% ये हो गए। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आएगा 5850 मल्टीप्लाइड बाय 50।
5850 इंटू 50, ये आया 292,500, 292,500। लेकिन ये आपका इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो किसी एक आदमी की सैलरी 8,000 थी, किसी एक आदमी की सैलरी 7,800 थी और इन लोगों ने गलती से उसको 8,000 कर दिया है। ठीक है, तो हमें पहले करेक्टेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? जो आपका इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर दो। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 8,000। तो 8,000 को आप माइनस कर दो और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसकी जगह 7,800 उसको आप प्लस कर दो। ठीक, तो 292,500 माइनस 8,000 प्लस 7,800 आ गया 292,300। 292,300। ठीक है, अब आप मीन बहुत आराम से निकाल सकते हो। आपके पास 292,300 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 हैं। कैलकुलेटर पे ही यहीं पर आप डिवाइड कर दो 50 से, आंसर आ गया 5846। आंसर आ गया 5846। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आइए सर, पेज 3.743 क्वेश्चन 86। पेज 3.743 क्वेश्चन नंबर 86। A random variable x has uniform distribution on the interval -3, 7. The mean of the distribution is, okay, हमारे पास एक इंटरवल है -3 से लेकर 7 के बीच में। -3 से लेकर 7 के बीच में x के कुछ नंबर्स हैं जो कि बराबर इंटरवल्स पे हैं। ठीक है, -3 से 7 के बीच में x की कुछ वैल्यूज हैं जो कि बराबर इंटरवल्स में है। मीन निकालने के लिए पूछा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम -3 + 7, इससे हमारा पूरा स्पैन कवर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे करिए सर, -3, मेमोरी वगैरह सब क्लियर, -3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 2। सिंपल। आइए सर, पेज 3.765, पेज 3.765 क्वेश्चन नंबर 138। पेज 3.765 क्वेश्चन 138। If the mean of the following distribution is 6, then the value of p is, okay, यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है? देखो, वैल्यू 2 है, कितनी बार वैल्यू 2 रिपीट हुई है? 3 टाइम्स। यही होता है, हम लोगों ने देखा था मार्क्स, 50 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स क्या हैं? सपोज 10 स्टूडेंट्स क्या हैं, तो पूरे हमारे डेटा में द वैल्यू 50 हैज बीन रिपीटेड 10 टाइम्स, राइट? तो सेम चीज होती है यहाँ पर भी। आपकी वैल्यू x की 2 है, x की वैल्यू 2 है एंड इट हैज बीन रिपीटेड 3 टाइम्स। तो जब आप सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस करोगे तो आप क्या करोगे? 2 + 2 + 2, राइट? सिमिलरली यहाँ पर द वैल्यू 4 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, राइट? तो इसको आप क्या करोगे? 4 + 4, मतलब आपने क्या किया? 2 + 2 + 2, ये वाला 2 को 3 बार आपने जोड़ा, प्लस 4 + 4, इसको आपने 2 बार जोड़ा, फिर वैल्यू 6 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो +6 + 6 + 6, राइट? तो एक तरह से क्या हो रहा है? 2 × 3 + 4 × 2 + 6 × 3 + 10 × 1 + p + 5 × 2 डिवाइडेड बाई हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे तो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी थी 100, ठीक है? वही आपने अलग अलग कैटेगरीज में बांटी हुई थी। तो यहां पर आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी 3 + 2 + 3 + 1 + 2, राइट? तो डिस्क्रीट सीरीज का जब हम लोगों को मीन निकालना होता है तो व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई द x विद इट्स फ्रीक्वेंसी। हर x को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इन सारे मल्टीपल्स का हम लोग सम टोटल ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज से। तो इसको टेक्निकली अगर लिखा जाए तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, जिसको हम लोग और दूसरी तरीके से लिख सकते हैं समेशन ऑफ fx अपॉन कैपिटल N, राइट? तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू वैल्यू अपॉन कैपिटल N इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट? तो बस आ जाओ, इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले 2 × 3 प्लस 4 × 2 4 × 2 प्लस 6 × 3 6 × 3 प्लस 10 × 1 तो 10 × 1 प्लस p + 5 × 2 तो p + 5 × 2,
डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, ये हम लोगों को करना है एंड दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू 6। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए सर इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इसको हम लोग बहुत आराम से जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा ये, न्यूमरेटर में 2 इंटू 3, कैलकुलेटर पे आओ, 2 इंटू 3 जो भी आया m प्लस, फिर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 जो भी आया m प्लस, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 जो भी आया m प्लस, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 जो भी आया m प्लस, p प्लस 5 इंटू 2, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। मेमोरी रिकॉल करो तो 42, तो ये हो गया 42 प्लस 2 इंटू p प्लस 5 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया आपका 11, दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपका हो गया 42 प्लस 2 इंटू पी प्लस 5 इज इक्वल टू 66। ठीक है, 11 इंटू 6 66। अब ये आपका हो गया 2 इंटू पी प्लस 5 इज इक्वल टू 66 माइनस 42, तो ये कितना आएगा, 66 माइनस 42 इज 24। तो p प्लस 5 इज इक्वल टू 24 बाई 2 विच इज 12। तो p प्लस 5 इज इक्वल टू 12 एंड p इज इक्वल टू 12 माइनस 5 विच इज 12 माइनस 5 इज 7। तो p की वैल्यू आ गई सर 7, p की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था इसका, ये डिस्क्रीट सीरीज के मीन का पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा डिटेल में करवाया है, लेकिन बाकी आप लोग खुद से बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। यू नो द कैलकुलेटर ट्रिक नाउ, इसको मल्टीप्लाई करके मेमोरी में डालते रहो, मल्टीप्लाई करो मेमोरी में डालो, डिवाइडेड बाई ये पूरा का पूरा, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। इसके बाद अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत जल्दी से वो देख लेते हैं। आओ, सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इफ ऑल द वैल्यूज अज्यूम्ड बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट से k देन द am इज आल्सो k। बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर एक क्लास में हर बच्चे की हाइट 6 फीट है तो एवरेज हाइट भी तो 6 फीट होगी, यही मतलब है इसका। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देख लो, सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन। अच्छा, आपने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने, ये आपके टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं 58, 63, 37, 45, 29। ठीक है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग अनक्लासिफाइड डेटा 58, 63, 37, 45, 29। इसका आप लोग एवरेज ले लो, अरिथमेटिक मीन, इसका एवरेज आया 46.4। ठीक है, अब आप एक एक ऑब्जर्वेशन को 46.4 से माइनस करो, तो क्या हुआ, 58 माइनस 46.4, 63 माइनस 46.4, 37 माइनस 46.4, ऐसे 46.4 को आप हर ऑब्जर्वेशन से माइनस कर दो और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका सम टोटल आपका 0 होगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन, सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन, राइट। तो आपने पहले मीन निकाल लिया, मीन को हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस किया, जो भी आपका रिजल्ट आता गया उन सारे रिजल्ट्स का टोटल आपका 0 होगा। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी है सर हमारे पास, am इज अफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज इन ओरिजिन और स्केल। इसका क्या मतलब होता है, आ जाओ, एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। चेंज इन ओरिजिन पहले समझाते हैं, उसके बाद चेंज इन स्केल पे बात करेंगे। सपोज यू आर वेइंग सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास के स्टूडेंट्स का वेट ले रहे हो। सपोज द एवरेज वेट कम्स टू 80 kgs। आफ्टरवर्ड्स यू फाइंड आउट दैट द वेइंग मशीन वाज नॉट अलाइन्ड टू 0। पहले पुराने ज़माने में एनालॉग, अब तो डिजिटल वेइंग मशीन्स आने लग गई हैं, पुराने ज़माने में एनालॉग होती थी, एक वो पट्टी होती थी, उस पर नंबर्स लिखे हुए रहते थे और एक सुई उस पे 0 पे मार्क्ड रहती थी। ठीक है, आप जैसे ही खड़े होते थे वो पट्टी मूव करती थी, तो सुई जिस भी नंबर पे आती थी उससे आपका वेट पता चलता था, राइट। तो आपने स्टूडेंट्स का वेट लिया और सपोज एवरेज वेट आपका 80 kgs आ गया। बाद में आपको पता चला कि यार ये तो 0 पे बैलेंस्ड ही नहीं है, ये तो जब कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है, इस पे जब कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है तब भी ये 2 kgs वेट दिखा रही है, तब भी ये जो सुई है ये 2 kgs वेट दिखा रही है। मतलब हर स्टूडेंट का वेट 2 किलो से ज्यादा आ गया, हर स्टूडेंट का वेट 2 किलो से ज्यादा आ गया। इसको बोलते हैं ओरिजिन ही चेंज हो गई। आपका जो ओरिजिनल वैल्यू 0 होनी चाहिए थी वो 0 की जगह 2 हो गई, राइट। तो जब ओरिजिन ही चेंज हो गई तो अब आपको जब हर स्टूडेंट का फिर से वेट लेना होगा तो हर स्टूडेंट का वेट 2 किलो कम आएगा। आपने ओरिजिन सही किया, उसके बाद जब आप वेट लोगे तो हर स्टूडेंट का वेट 2 किलो कम आएगा, तो सर आपका एवरेज वेट भी 2 किलो कम आएगा, आपका एवरेज वेट भी 2 किलो कम आएगा। ठीक है, इट वॉज अलाइन्ड टू 2। दिस मीन्स दैट व्हेन देयर इज नो वेट ऑन द वेइंग मशीन, इट्स पॉइंटर इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू 0 वाज पॉइंटिंग एट 2।
This means that every student's weight is higher by 2 kgs. Now you'll have to weigh the students again and calculate the mean again. Instead, you can simply subtract 2 from the original mean 80 and you'll get the corrected mean as 78 kgs. ये होती है चेंज इन ओरिजिन. अगर आपका जो ओरिजिन है जिसको कायदे से 0 पे होना चाहिए था वो अगर 2 पे सेट है, मतलब आपके हर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 2 किलो से ज्यादा आ गई है, राइट? तो इसलिए आपका वेट भी जो है, एवरेज वेट भी जो है वो 2 किलो से ज्यादा आया हुआ है. अब अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में से 2 कम करोगे तो आपके एवरेज में से भी 2 कम हो जाएगा. दिस इज नोन एज चेंज इन ओरिजिन. पेज 3.760 क्वेश्चन नंबर 123 देखो. पेज 3.760 क्वेश्चन 123. If each item is reduced by 15, arithmetic mean is reduced by 15. अगर हर आइटम की वैल्यू आपने 15 से कम कर दी है तो आपके एवरेज की वैल्यू भी 15 से कम हो जाएगी, बिकॉज arithmetic mean is affected by the change in its origin. फिर ये क्वेश्चन 105 है सर, इसको आप लोग घर पे होमवर्क में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. क्वेश्चन 105 आपका होमवर्क. फिर आता है हमारे पास चेंज इन स्केल. व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन स्केल? अभी आपने क्लास में हर बच्चे का वेट लिया, वो वेट आपने केजीज में लिया और आपका जो मीन है वो भी ऑब्वियसली केजीज में आया, ठीक है. लेकिन अब अगर मान लो पता चले आपको कि आपको वेट केजीज में नहीं बल्कि पाउंड्स में लेना चाहिए था, तो आप क्या करोगे? आप हर स्टूडेंट का वेट इंडिविजुअली पाउंड में लो, उसके बाद उन सब का पाउंड्स में एवरेज निकालो. इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि पाउंड और केजी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है. यहां पर स्केल आपका चेंज हो गया. आपका स्केल पहले अभी केजीज वाला चल रहा था, अब आपका स्केल पाउंड्स में आ गया, ठीक है. तो हर किलो में मतलब कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ना केजीज और पाउंड्स में. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन पाउंड्स एंड देन टेकिंग आउट द एवरेज ऑफ ऑल दोज वेट्स टेकन इन पाउंड्स, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली मल्टीप्लाई जितना भी आपके जितने भी पाउंड्स होते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है, 1 kg इज 2.205 पाउंड्स. 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड्स, ठीक. तो आप सिंपली एवरेज जो भी आपका अरिथमेटिक मीन केजीज में आया है, सपोज 80 केजीज आया था, आप 80 को मल्टीप्लाई कर दो 2.205 से, वो आपका रिवाइज्ड अरिथमेटिक मीन हो जाएगा इन पाउंड्स, राइट. हर ऑब्जर्वेशन को आप 2.205 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उन सब का एवरेज लो, फिर आंसर पाउंड्स में आएगा. इससे बेहतर क्या है कि आप सिंपली एवरेज को 2.205 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका अरिथमेटिक मीन इन पाउंड्स आ जाएगा. इसको बोलते हैं चेंज इन स्केल. तो चेंज इन ओरिजिन का क्या मतलब हुआ कि आपने कुछ उसमें ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया. आपने हर वैल्यू में, आपने हर ऑब्जर्वेशन में या तो कुछ ऐड किया या तो लेस कर दिया, वो हो गई चेंज इन ओरिजिन, ठीक. स्केल क्या होता है? आपने किसी चीज से मल्टीप्लाई किया, राइट. चेंज इन ओरिजिन मतलब कोई चीज ऐड या लेस. अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन में कोई चीज ऐड या लेस की तो आपके मीन में भी वो चीज ऐड या लेस करी जाएगी, वो होगी, राइट. और चेंज इन स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, राइट. अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन को किसी एक चीज से मल्टीप्लाई किया तो आपका मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होके आएगा. सिंपल. आइए सर, पेज 3.762 क्वेश्चन 128. पेज 3.762 क्वेश्चन 128. The mean of 20 items of a data is 5 and if each item is multiplied by 3 then the new mean will be. लो मीन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. चेंज इन स्केल से मीन भी वैसे ही अफेक्टेड होता है. तो अगर आपने हर आइटम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मीन है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो. मीन क्या है आपका 5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका नया मीन हो जाएगा 15. आइए सर, पेज 3.727 क्वेश्चन 49. पेज 3.727 क्वेश्चन 49. Let the mean of the variable x be 50, then the mean of u is equal to 10 plus 5x will be. कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. 50 आपका मीन है, ठीक है. यहाँ पर जो 10 ऐड किया जा रहा है दिस इज चेंज इन ओरिजिन, और जो 5 मल्टीप्लाई किया जा रहा है दिस इज चेंज इन स्केल. तो जो मीन है वो चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल से अफेक्टेड होता है, राइट. आपका x का मीन है 50, इसमें चेंज इन स्केल क्या हो रहा है 5 से मल्टीप्लिकेशन. तो आप 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25, तो 250 ये आया, प्लस इसमें 10 ऐड हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका चेंज इन ओरिजिन. तो 250 प्लस 10 इज 260. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. आई होप समझ में आ रहा है. x की जगह बस 50 पुट करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये चेंज इन स्केल है, 10 ऐड करना है, ये चेंज इन ओरिजिन है, राइट. तो 5 into 50 इज 250 प्लस 10 260 इज योर आंसर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की। ठीक है, आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में आपके पास n1 ऑब्जर्वेशंस हैं, दूसरे ग्रुप में आपके पास n2 ऑब्जर्वेशंस हैं। n1 ऑब्जर्वेशंस वाले ग्रुप का मीन है x1 बार और n2 ऑब्जर्वेशंस वाले ग्रुप का मीन है x2 बार। आपको दोनों ग्रुप्स का कंबाइंड मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे? इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये तो दो ग्रुप्स का बताया, तीन ग्रुप्स का भी ऐसे ही हो सकता है। सपोज आपके पास तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं विद ऑब्जर्वेशंस n1, n2 एंड n3। मीन इनके क्या होंगे? ऑब्वियसली x1 बार, x2 बार और x3 बार। तो कंबाइंड मीन कैसे होगा? आप अपने आप से सोच सकते हो, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। आइए सर पेज 3.738 क्वेश्चन 75 पे, पेज 3.738 question 75. The average age of 15 students of a class is 15 years. Okay, out of them the average age of 5 students is 14 years and that of another 9 students is 16 years. The age of the 15th student is okay. तो ये combined mean की application वाला formula है। आपके पास तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक, आपके पास तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके 15 हैं। इसी को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो ग्रुप है उसमें 5 बच्चे हैं, जो दूसरा ग्रुप है उसमें 9 बच्चे हैं और तीसरे ग्रुप में सिर्फ एक बच्चा है। राइट, तो देयर आर 3 ग्रुप्स विद n1 क्या हो गया आपका 5, n1 आपका हो गया 5 क्योंकि पहले ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं। n2 आपका हो गया 9, दूसरे ग्रुप में 9 स्टूडेंट्स हैं और n3 आपका हो गया 1। राइट, पहले वाले ग्रुप का मीन क्या है? 14, तो x1 बार हो गया 14। दूसरे वाले ग्रुप का मीन क्या है? 16, तो x2 बार हो गया आपका 16 और आपको थर्ड ग्रुप का मीन निकालना है, मतलब x3 बार आपको निकालना है और कंबाइंड मीन आपको दिया हुआ है 15। The average age of 15 students in a class is 15 years. हम लोगों को मालूम है एवरेज एज का या कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ये वाला होता है। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, बहुत आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। x बार की जगह मैंने लिखा है 15 बिकॉज द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15 years। ठीक, n1 x1 बार, व्हाट इज n1? n1 इज 5, x1 बार इज 14, तो मैं कर रहा हूँ 5 into 14। ठीक, n2 x2 बार, n2 is 9 एंड x2 बार इज 16, तो 9 into 16 मैंने यहाँ पर कर दिया और यहाँ क्या आया? n3 इज 1 एंड x3 बार तो हम लोगों को निकालना ही है। ठीक है, यहाँ पर n1 प्लस n2 प्लस n3 15 है आपका। ठीक, टोटल 15 है, इसी के तो पार्ट्स किए आपने, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 आपका 15 आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 15 into 15 क्या होगा आपका? कैलकुलेटर पे आते हैं। 15 into 15, पहले मेमोरी वगैरह सब क्लियर कर लो। 15 into 15 इज 225, 225 इज इक्वल टू 5 into 14, 5 into 14 जो भी आया m प्लस, फिर 9 into 16, 9 into 16 जो भी आया m प्लस। मेमोरी रिकॉल करो, 214 आया, तो ये हो गया 214 प्लस ये 1 into x3 बार क्या होगा आपका? x3 बार ही तो होगा। 1 into x3 बार इज नथिंग बट x3 बार, तो x3 बार की वैल्यू आपकी आ गई, x3 बार की वैल्यू आ जाएगी 225 माइनस 214, 225 माइनस 214, आंसर इज 11 years। तो एज ऑफ द 16th स्टूडेंट इज 11 years, सॉरी एज ऑफ द 15th स्टूडेंट इज 11 years। सिंपल। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं सर जिनको आप लोग होमवर्क में अपने आप से आराम से कर सकते हो। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत आती है तो companion.sauda.com पे इन सभी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उन्हें कैसे एक्सेस करना है उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा मीडियन। ठीक है, मीडियन इज नथिंग बट द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ सीरीज विच इज अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ 1 3 5 7 11 सपोज, या चलो 12 आ गया तो 12 ले लेते हैं। ठीक, हमारे पास ये सीरीज है 1 3 5 7 एंड 12। ठीक है, इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है? इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू है 5, तो 5 हो जाएगा मीडियन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, दिस सीरीज इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर 1 3 5 7 12। इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू 5 इज नोन एज द मीडियन ऑफ दिस सीरीज। ठीक, फिर एक चीज होती है रैंक ऑफ मीडियन। व्हाट डू यू मीन बाय रैंक ऑफ मीडियन? रैंक ऑफ मीडियन ऐसे कैलकुलेट होती है n+1 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अभी बताता हूँ रैंक का मतलब क्या होता है, पहले रैंक को कैलकुलेट कर लेते हैं। n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाता है 6 बाई 2 और ये आ जाता है 3। मतलब इस सीरीज की जो रैंक आई है, मीडियन की जो रैंक आई है वो है 3। इसका मतलब है कि सर इस सीरीज का जो थर्ड टर्म होगा विच इज 5, वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, और हम लोग देख ही चुके हैं, ये ऑब्जर्व करके हम लोग देख ही चुके हैं कि अच्छा 5 इज द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो 5 शुड बी द मीडियन ऑफ द सीरीज, राइट। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ी सीरीज हो, ऐसे देखने से नहीं समझ में आ रहा है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मीडियन टर्म। ठीक है, तो रैंक ऑफ द मीडियन आपकी आई 3, मतलब द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज विल बी योर मीडियन। ठीक है, लेकिन अब बात अगर आती है कि सपोज ये इवन नंबर्स की सीरीज होती, इवन नंबर्स मतलब जैसे अभी तो 5 ऑब्जर्वेशंस है ना, अभी 5 ऑब्जर्वेशंस है, मैं ले रहा हूँ 1 3 5 7 12 24 सपोज। ठीक, अब इसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? मिडिल मोस्ट वैल्यूज तो अब ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना, मिडिल मोस्ट वैल्यूज तो अब ये दोनों हो जाएंगी 5 और 7। तो मीडियन क्या होगा? इन दोनों मिडिल मोस्ट वैल्यूज का एवरेज होगा। मीडियन इन दोनों मिडिल मोस्ट वैल्यूज का एवरेज होगा। ठीक, मतलब इससे हमें यह समझ में आया कि जो मीडियन होता है वो क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो मीडियन ऑफ एनी सीरीज डिवाइड्स दैट सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन जो है वो किसी भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगेन ये एक बहुत छोटी सी सीरीज थी, इसलिए हम लोगों को देखने से ही समझ में आ जा रहा है कि ये दोनों ही आपके दो मिडिल मोस्ट टर्म्स हैं, इन दोनों का आपको एवरेज लेना है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी सी सीरीज होगी तो आपको जिन दो टर्म्स का एवरेज लेना है उसको आप कैसे निकालोगे? एक तो होगा आपका n/2th टर्म, ठीक है, एक होगा आपका n/2th टर्म, और आप लोगे n/2 प्लस 1, आप इसका एवरेज लोगे। ठीक है, आप इन दोनों टर्म्स का एवरेज लोगे, n/2 और n/2 प्लस 1 का। इस वाली सीरीज में अप्लाई करके देखें कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हम लोगों को 6/2 मतलब थर्ड टर्म का एवरेज लेना है, थर्ड टर्म, और n/2 प्लस 1। n/2 प्लस 1 क्या हुआ? 6/2 प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब 4। तो बेसिकली हमें थर्ड और फोर्थ टर्म्स का एवरेज लेना है। ठीक है, थर्ड टर्म हो गया 5, फोर्थ टर्म हो गया 7। तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से भी देखा था कि 5 और 7 आपके मिडिल मोस्ट टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स का आपको एवरेज लेना है, और ये फॉर्मूले से भी हमारा आ गया n/2 और n/2 प्लस 1, राइट। आइए सर, पेज 3.761 क्वेश्चन 127, पेज 3.761 क्वेश्चन 127। The median of the data 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 15, 18, 18 and 19 is, अच्छी खासी बड़ी सीरीज है। पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हमें देखना है कि कितने टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टर्म्स हैं। तो n/2th टर्म और n/2 प्लस 1, इन दोनों टर्म्स का हम लोगों को एवरेज लेना होगा, वो इसका मीडियन आएगा। ठीक है, तो वी हैव 14 टर्म्स, तो 14/2 विल बी 7। हम लोगों को ये करना होता है ना, देखो n/2, ठीक है, n/2 विल बी व्हाट? 14/2, तो 7th टर्म, और n/2 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 मतलब 7 और 8 टर्म्स का, ठीक है ना, 7th टर्म और 8th टर्म, इन दोनों टर्म्स का एवरेज लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 और 11 का हम लोगों को एवरेज लेना है। तो 10 और 11 का एवरेज क्या हो गया? 10.5 हो गया, तो मीडियन हो गया आपका 10.5। पेज 3.730 क्वेश्चन 57, पेज 3.730 क्वेश्चन 57। The median of the following numbers which are given in ascending order is 25. Okay, ये सारे numbers ascending order में दिए हुए हैं, इनका median 25 है। Find the value of x. तो कितने terms हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are 10 terms. तो बीच के दो terms का average इसका median होगा। ठीक है, हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं कि these two are the two middlemost terms. तो इन दोनों का जो एवरेज है वही मीडियन होगा, वही मीडियन होगा। ठीक है, तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इनका एवरेज मतलब डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट? मीडियन, एंड मीडियन इज गिवन एज 25।
ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इज 50, तो 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 6, 50 माइनस 6 क्या हो गया 44, x हो गया आपका 11, 44 बाई 2 सॉरी 22, x हो गया आपका 22, 44 डिवाइडेड बाई 2 इज 22। आंसर इज ऑप्शन ए। आइए सर पेज 3.720 क्वेश्चन नंबर 35 पे, पेज 3.720 क्वेश्चन 35। The median of x, x by 2, x by 3, x by 5 is 10. Find x where x is greater than 0. ओके फाइन। मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास जो भी टर्म्स दिए हुए हैं पहले तो हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। क्या ये टर्म्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं? नहीं सर। x by 5 आपका सबसे छोटा है, उसके बाद x by 3, उसके बाद x by 2 और उसके बाद आता है आपका x, ठीक है ना। x आपका सबसे बड़ा है और x by 5 आपका सबसे छोटा है। तो x हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, तो ये सबसे छोटा है। आप अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक नंबर लेके देखो, सपोज x इज 50, सपोज x इज 50, ठीक है, तो 50 by 5 कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन 50 by 2 कितना आएगा 25 आएगा। तो 50 by 5 इज लेस दैन 50 by 2, ठीक है ना। तो x by 5 इज लेस, उसके बाद x by 3, उसके बाद x by 2, उसके बाद जाके आपका x आता है। तो पहले आओ इन टर्म्स को अरेंज करते हैं। सबसे पहले वी हैव x by 5, देन वी हैव x by 3, देन वी हैव x by 2, देन वी हैव x, ठीक है ना। तो ये आपके 4 टर्म्स हैं, ये आपके पास 4 टर्म्स हैं। तो अगर 4 टर्म्स हैं तो मिडिल मोस्ट 2 टर्म्स का एवरेज आपका मीडियन होता है, राइट। मिडिल मोस्ट 2 टर्म्स का एवरेज आपका मीडियन होता है। तो हमारा एवरेज, हमारा मीडियन क्या होगा, हमारा मीडियन होगा x by 3 प्लस x by 2 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10, ये होगा। तो हम लोग करेंगे x by 3 प्लस x by 2 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 10, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट। तो अब x by 3 प्लस x by 2 को हम लोगों को करना होगा। तो देखो LCM आ गया 6, आपका LCM आ गया 6, ठीक। 3 2 is 6, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 3 is 6, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 20। तो 5x इज इक्वल टू 6 2 is 12, तो 120, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 5। x की वैल्यू आ गई सर 24, x की वैल्यू आ गई 24। उसके बाद सर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग खुद से कर सकते हो। अगर इनमें से किसी में भी आपको दिक्कत आती है तो कंपेनियन वेबसाइट पे आप जाके इनके सॉल्यूशंस को एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस किस तरह से करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन कैसे निकाला जाता है। इंडिविजुअल सीरीज का हम लोगों ने देख लिया, द मिडिल मोस्ट टर्म, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो द एवरेज ऑफ द 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स, राइट। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज आप लोगों को मालूम है ना, x और f एक वेरिएबल होता है और सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल। जो x की वैल्यूज हैं उसके असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। आपको क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होता है मैं बता ही चुका हूं। उसके बाद हम लोग रैंक निकालते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला N + 1 डिवाइडेड बाय 2। N क्या होता है आपका टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, राइट। उसके बाद आगे क्या करते हैं ये मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। आप लोग आ जाओ पेज 3.771 क्वेश्चन नंबर 149, पेज 3.771 क्वेश्चन नंबर 149। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन x और f एक डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज, मीडियन निकालने के लिए पूछा है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है सर। तो 1 2 3 4 5 6 ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है, ठीक। फ्रीक्वेंसीज 6 9 10 14 12 8, 6 9 10 14 12 8, यही था 6 9 10 14 12 8, यस। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 6, इसकी क्या होगी 6 + 9, ये होगा। तो आ जाओ कैलकुलेटर पे करते हैं। सर आप एक्सेल पे भी तो कर सकते हो, यस, लेकिन अभी मुझे आप लोगों को दिखाना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो। तो 6 + 9 ये आया आपका 15। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है 10 + 15, 15 ऑलरेडी है, प्लस 10 कर दो 25।
फिर नीचे 14 ऐड करना है, 25 प्लस 14, 25 पहले से प्लस 14 39, फिर यहाँ पर प्लस 12 51, फिर यहाँ पर प्लस 8 ये आ गया 59। ठीक है, तो हर वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल ली है। अब हमें रैंक निकालनी है। रैंक निकालने का ये फॉर्मूला होता है कैपिटल N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कैपिटल N क्या है हमारा? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख के आपको पता चल जाएगा 59, राइट। ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको जोड़ने के बाद ही तो यहाँ पर ये 59 आया है, राइट। तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 60 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 30। तो रैंक तो आ गई 30, लेकिन अभी सर मीडियन क्या है ये तो पता नहीं चला। ठीक है, रैंक आ गई 30। अब ये देखो यहां पर आओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखो, क्या पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 6 है, क्या 6 के अंदर 30 आ जाता है? नहीं, 6 के बाद आता है, बहुत बाद में आता है 30। हटाओ इसको, आगे चलो। क्या 15 के अंडर 30 आ जाता है? नो। क्या 25 के अंडर 30 आ जाता है? नो। क्या 39 के अंडर 30 आ जाता है? यस। 30 जो है वो 39 से छोटा है, तो 39 के अंदर 30 आ जाएगा, राइट। तो मीडियन हो जाएगा आपका सर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू विच इज 4। ठीक है, जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपकी रैंक आती है, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो आपका मीडियन हो जाता है। तो मीडियन की वैल्यू आ गई 4। अब देखते हैं सर कि कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मेक श्योर करना होता है कि सीरीज एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो आप लोगों को आता है। Then we have to arrange the series in the ascending order and find cumulative frequency, वही जैसे discrete series में किया था। उसके बाद हमें रैंक निकालनी होती है। यहाँ पर सर रैंक आती है कैपिटल N बाई 2 से, मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। L प्लस रैंक माइनस C अपॉन F इंटू I। ठीक है, यहाँ पर L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, अब मीडियन क्लास इंटरवल क्या होती है ये भी अभी मैं बताऊंगा। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। I होता है क्लास इंटरवल या क्लास साइज, एंड C होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और कायदे से समझ में आएगा। पेज 3.781 क्वेश्चन नंबर 166। पेज 3.781 क्वेश्चन नंबर 166। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। क्लास इंटरवल्स दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट द सीरीज इज एक्सक्लूसिव। यहां पर एक्सक्लूसिव सीरीज दी हुई है तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा स्टेप क्या होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो आ जाओ इसको करते हैं 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हो गया। ठीक, फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है? 5, 15, 28, 5, 15, 28, 10 और 2। ठीक, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यहाँ की आएगी 5, इसमें 5 में 15 ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर पे आते हैं, ये रहा कैलकुलेटर। तो 5 प्लस 15 ये आया 20, प्लस 28 ये आया 48, प्लस 10 ये आया 58। ठीक है ना, 48 प्लस 10 58 प्लस 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 60, राइट। अब आपके पास ये बन गया है। अब आपको रैंक निकालनी है। तो रैंक का ये फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है? 60। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60, दैट इज द टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो 60 डिवाइडेड बाई 2, रैंक आपकी आ गई 30, राइट। रैंक आपकी आ गई 30। अब देखो क्या 30 5 के अंदर आ रहा है? नहीं। क्या 30 20 के अंदर आ रहा है? नहीं। क्या 30 48 के अंदर आ रहा है? यस। तो अब सर इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल जो है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, अब मीडियन के फॉर्मूले में आओ। मीडियन के फॉर्मूले में वी हैव L। व्हाट इज L? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। तो मीडियन क्लास इंटरवल ये है आपका 20 से 30, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 20, तो L इज 20। ठीक, रैंक यहां पर आपकी आ गई 30 माइनस C। व्हाट इज C? C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ये आपकी मीडियन क्लास इंटरवल है, इसकी पिछली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा आपका C।
राइट ये आपकी यहाँ पर आपका रैंक आ जा रही है 48 के अंदर आपकी रैंक आ जा रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल से पहले वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सी में, और नीचे एफ आपकी मीडियन क्लास इंटरवल वाली ही फ्रीक्वेंसी होती है। मीडियन क्लास इंटरवल ये रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी 28 यहाँ पर आएगी। अब बात आती है मल्टीप्लाइड बाई आई। व्हाट इज आई? आई इज क्लास साइज। जो आपकी मीडियन क्लास इंटरवल है वो उसका साइज क्या है, मतलब 20 से 30 है तो 10 हो गया साइज, ठीक है। 30 माइनस 20 किया तो 10 आया, क्लास साइज आपका आ गया 10। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। सबसे पहले ये फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 28, जो भी आया मल्टीप्लाई करो 10 से, इंटू 10 प्लस 20 तो आपका आंसर आ गया 23.57 मीडियन, आपका आंसर 23.57। फिर ये क्वेश्चन नंबर 163 है, इसको आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। क्वेश्चन 163 देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल वैसे ही है, तो इसको आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। दिक्कत आएगी तो सॉल्यूशन कंपेनियन वेबसाइट पे अपलोडेड है। मीडियन की एक प्रॉपर्टी है जिस पे कुछ खास क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आज तक तो एक क्वेश्चन आया नहीं, पिछले 28 अटेम्प्ट्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि सारी ही प्रॉपर्टीज कुछ मिलती जुलती सी हैं। एनीवे, if x and y are two variables related by y is equal to a plus bx for any two constants a and b, then the median of y is given by a plus b into median of x। ठीक है, median of y is equal to a plus b into median of x, right? For example, if the relationship between x and y is given as 2x minus 5y is equal to 10 और x का मीडियन दिया हुआ है 16, हमें y का मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10 है, इसके टर्म्स को रीअरेंज करके हम y इज इक्वल टू a प्लस bx के फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर यही किया हुआ है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10 के टर्म्स को रीअरेंज किया तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 10। इससे हमारे पास आया y इज इक्वल टू 2/5x माइनस 10/5। इससे हमारे पास आया y इज इक्वल टू 0.4x माइनस 2, और फिर फाइनली हमारे पास आया y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 0.4x। ये आपका y इज इक्वल टू a प्लस bx के फॉर्म में आ गया, where a is your minus 2 and b is your 0.4. The coefficient of x is b, 0.4. राइट, अब मीडियन ऑफ y इज नथिंग बट a प्लस b इंटू मीडियन ऑफ x। तो a है आपका -2, 0.40 आपका b है, इसमें आपने x के मीडियन को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 4.40।